हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपना जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एक नया चैप्टर अपने सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग का, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। यस सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आज अपन अपनी क्लास में चालू कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है वो चैप्टर सर कितने वेटेज का है एग्जाम पर्पज़ के लिए देखा जाए और इसका लेवल क्या है। तो सर अगर वेटेज की बात करें तो 8 या 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में ये चैप्टर पूछा जाता है। अगर मैं इसके लेवल की बात करूं तो सर लेवल एकदम इजी है, बट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो बाद में होता है तो उसको अपन डील कर लेंगे। ऐसा सच कुछ नहीं है वो ट्रिकी पोर्शन इतना। अगर आपने सारी क्लासेस हमारी ढंग से डेली बेसिस पे जो भी आ रही है उसको आपने देखी, ढंग से देखी, क्लासेस के कॉन्सेप्ट नोट्स को आपने ढंग से उतारा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो ट्रिकी पोर्शन भी आपको बहुत ईजी लगेगा। एक तो वेटेज कितना है, लेवल कितना है, सर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है अटेम्प्ट में आने की, कि ये एग्ज़ाम में हर साल आता है क्या? यस सर, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में आपको ईसॉप का क्वेश्चन दिखेगा। यस सर इसका रेलेवेंस क्या है? अगर मैं इसकी रेलेवेंस की बात करूँ इन सीए कोर्स में, तो सर जो सीए फाइनल है, आप जब आप सीए फाइनल में आओगे तो आपको वापस ईसॉप पढ़ना पड़ेगा, बट वो पढ़ना पड़ेगा एज पर इंड एस। लेकिन प्रोसेस सेम है, बस थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको एडिशन में पढ़नी पड़ेगी। तो सर अगर अभी से आप ईसॉप को ढंग से अच्छी तरह पढ़ते हुए चलोगे तो आपके ऊपर कमांड अच्छी आ जाएगी ईसॉप के ऊपर, तो आपका ईसॉप अच्छी तरह हो जाएगा। क्लियर क्या? यस सर एएस की अगर अपन बात करते हैं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने सर हमारी कल वाली जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ख़त्म कर दिया था। जिन्होंने भी उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। मैं उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। हम बात करते हैं इंडेक्स की, कि इस चैप्टर में हमारे को एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है। देखो, इंडेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शेयर ऑप्शन की, कि एक तो होता है शेयर ऑप्शन लेना, एक होता है कैश ऑप्शन। समझेंगे भी, कोई बात नहीं है सर, आराम से समझ लेंगे। एक होता है शेयर एंड कैश बोथ, और एक ऑप्शन होता है सर आपका ग्रेड वेस्टिंग। कौन सा सर? ग्रेड वेस्टिंग पीरियड। क्लियर क्या? यस सर, ये 4 मेन टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। ये 4 टॉपिक जैसे आप अपने पढ़ लोगे तो आपको 10 मार्क्स या जो 8 मार्क्स का जो आपके क्वेश्चन आता है वो आपको पूरे की पूरे सिक्योर करने का चांस आपको मिलेगा। शेयर ऑप्शन में ध्यान रखना सर, दो टाइप की चीज़ें आती है। शेयर ऑप्शन में 2 चीज़ें आती है, वेस्टिंग पीरियड और नो वेस्टिंग पीरियड। ये चीज़ें क्या होती है, सारी चीज़ें अपन समझेंगे। जस्ट अभी अपन एक बार पहले पिक्चर बना लेते हैं इस चैप्टर की, कि इस चैप्टर में अपन को एक्चुअली में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इससे अपन को आगे जब अपन पढ़ते रहेंगे तो अपन को एक लिंकेज एक बैठा रहेगा अपने दिमाग में कि यार अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। फिर वेस्टिंग पीरियड के केस में सर 2 चीज़ें आती है। एक तो मार्केट कंडीशन, एक आता है आपके नॉन मार्केट कंडीशन। ये इतने सारे टॉपिक हैं सर जो आपको पढ़ने होंगे। अगर आप ये सारे टॉपिक पढ़ लेते हो सर तो आपका सर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एकदम अपर लेवल पर होगी। सर कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक सर आपको इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। और ये 8 टॉपिक सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उससे पहले मैं आपको सर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जो ये ग्रेड वेस्टिंग है, जो सर ये ग्रेड वेस्टिंग वाला टॉपिक है वो आपके जुलाई 2021 में पूछा गया था। उसका मैंने वीडियो आपको बना के दे दिया है स्पेशल क्लास के नाम से। यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा स्पेशल क्लास के नाम से। जिन बच्चों का मई में अटेम्प्ट है, मई 2022 में अटेम्प्ट है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रेड वेस्टिंग के लिए इस वीडियो को देख लीजिएगा। ग्रेड वेस्टिंग का आप इस वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा,
क्योंकि सर ग्रेड वेस्टिंग तक पहुंचते पहुंचते हमारे को लगभग 3 से 4 क्लासें लग जाएगी। तो इतना वेट आप लोगों के लिए करना आपके एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है। तो आप जुलाई 2021 में जो क्वेश्चन आया था उसकी वीडियो मैंने बना के डाल दी है, तो आप वहां से स्पेशल क्लास के नाम से देख लीजिएगा। क्लियर क्या? यस सर, मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक सेकंड सर। ये देखिए एएस, एक सेकंड सर, स्पेशल क्लास के नाम से मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये रही सर, देखिए स्पेशल क्लास के नाम से, ये स्पेशल क्लास के नाम से कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेड ऑप्शन वेस्टिंग प्लान विद जुलाई 2021 सजेस्टेड आंसर विद फुल जोश। ये वीडियो है, आप इसको देख सकते हो। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर क्या? यस सर। नाउ वी आर स्टार्ट our chapter, that is first topic is share option। उससे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस लिखवाना चाहूंगा ताकि वो डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जाए। कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको मैं लिखवाना चाहूंगा ताकि वो कॉमन पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए हर चीज में। तो पहला आपका पॉइंट आता है सर कि ईसॉप होता क्या है। सर ईसॉप एक स्कीम होती है। ईसॉप क्या होती है? एक स्कीम होती है जिसके थ्रू क्या करती है कंपनी जो है ना अपने एम्प्लॉयज को, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? शेयर्स प्रोवाइड कराती है। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? वो टाइम पीरियड फॉर अकम्प्लिश the conditions imposed by company। जो कंडीशंस कंपनी ने इम्पोज्ड की है किसके ऊपर? अपॉन एम्प्लॉयज के ऊपर, उसको पूरा करने के लिए जो टाइम पीरियड प्रोवाइड कराया जाता है अकम्प्लिश करने के लिए, कंडीशन जो इम्पोज की गई है कंपनी के द्वारा अपॉन एम्प्लॉयज पर, तो हम उसे क्या कहते हैं? वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। लेट सपोज सर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी है टाटा, वो अपने एम्प्लॉयज को बोलती है कि मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दूंगी प्रोवाइडेड आपको हमारी कंपनी के साथ 3 साल और काम करना पड़ेगा। तो सर ये 3 साल क्या हो गया? वेस्टिंग पीरियड। समझ में आई? यस सर। उसके बाद अगला वेस्टिंग पीरियड के बाद आपका अगला टॉपिक आता है सर एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है? प्राइस which is less than fair market value। क्या बोला मैंने? प्राइस जो क्या है? लेस देन है किससे? फेयर मार्केट वैल्यू से। लेट सपोज मान लीजिए जैसे कि अब कंपनी ने बोला अपने एम्प्लॉयज को कि आप हमारी कंपनी के शेयर ले लीजिए, हम हमारी कंपनी के शेयर आपको बेच देंगे। तो एम्प्लॉयज ने बोला हमारे को फायदा क्या होगा? मार्केट से भी हम खरीद सकते हैं शेयर्स। तो बट कंपनी ने क्या बोला? मार्केट में जो प्राइस चल रही है हम उससे कम पे आपको बेचेंगे। तो मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर बेचेंगे, तो वो क्या होती है सर? हमारी एक्सरसाइज प्राइस कहलाती है। क्लियर क्या? यस सर। आगे एक्सरसाइज प्राइस के बाद क्या था आपका सर? एक्सरसाइज, एक सेकंड सर, एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है सर? आफ्टर कंप्लीशन वेस्टिंग पीरियड, पीरियड इज अलाउड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। क्या बोला सर मैंने बोला कंप्लीट हो गया आपका वेस्टिंग पीरियड, उसके बाद हम आपको ऑप्शन एक पीरियड प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सको। लेट सपोज एक एग्जांपल, टाटा ने कहा अपने एम्प्लॉयज को कि आपको 3 साल तक हमारी कंपनीज में काम करना पड़ेगा। 3 साल के बाद आप अपने शेयर्स को, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। तो एक टाइम लिमिट तो होती है ना किसी चीज को करने की, अदरवाइज टाइम लिमिट नहीं होगी। तो कोई एम्प्लॉयज तो 5 साल बाद करेगा, कोई 10 साल बाद करेगा, कोई मरने के बाद उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर लेगा। तो सर वहां पे एक टाइम लिमिट दी गई जो कि जनरली कितनी होती है?
जनरली इट इज 12 मंथ। ये 12 महीने की होती है जनरली। आपके जो एक्सरसाइज पीरियड होता है वो जनरली कितने महीने का होता है? 12 महीने का। समझ में आई क्या बात? क्लियर हो गया क्या? यस सर। अगला आता है आपके सर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से समझिएगा सर। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कैसे कैलकुलेट करोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का। समझिए सर अब इस टॉपिक को आप ढंग से, ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए सर आपको। देखिए सर, सुनिए, देखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आपको 2 तरीक़ों से समझाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ हो, ओवर द वेस्टिंग पीरियड लिखा हुआ हो, या फिर एंटायर द वेस्टिंग पीरियड लिखा हुआ हो, या फिर मैं कहता हूँ कि आपको ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड लिखा हुआ हो। समझ में आई क्या बात? यस सर। अगर ये तीनों वर्ड लिखे हुए हैं, क्या बोला मैंने? ओवर द वेस्टिंग पीरियड, एंटायर वेस्टिंग पीरियड, ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, तो आप 2 चीज़ों का ध्यान रखना सर। 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज़ें? फर्स्ट थिंग कि जो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे वो कैसे होंगे आपके? देखिए सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे होंगे आपके? उसको मैं आपको एक एग्जांपल से, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एस्टिमेशन परसेंटेज की पावर वेस्टिंग पीरियड। समझ में आई या नहीं आई? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये आप बताइए मुझे, तब तक मैं आगे आपको और इसको एलोब्रेट करता हूँ। एक एग्जांपल लिखवाता हूँ सर। सबसे पहले मैं आपको एक, मान लीजिए आपकी कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 1000 एम्प्लॉयज़ हैं। आपने सोचा 5% पर एनम ओवर द वेस्टिंग पीरियड। ओवर द वेस्टिंग पीरियड, आपका वेस्टिंग पीरियड है 3 साल का। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपके कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आएंगे वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? 1000 मल्टीप्लाई बाय, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, क्योंकि क्या वर्ड लिखा हुआ है आपके पास? ओवर द वेस्टिंग पीरियड। और जैसे ही ओवर द वेस्टिंग पीरियड लिखा हुआ होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का? एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई बाय, एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय कितना सर? मल्टीप्लाई बाय आपका 100 माइनस क्या करते हैं सर उसमें से? एस्टिमेशन परसेंटेज। एस्टिमेट ही किया गया था 5%, 5% माइनस करेंगे। और वेस्टिंग पीरियड कितना है सर उनका? 3 साल है। तो ये 100% माइनस 5%, 95%। तो 1000 का आप मल्टीप्लाई बाय 95% होल क्यूब कर रहे हो। तो डेट मीन्स, कहने का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे लिख सकते हो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.95। कैन आई से डैट? क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या? यस सर, लिख सकते हैं ना? समझ में आई क्या बात? यस सर। फटाफट से बताइए एम्प्लॉयज़ कितने होंगे सर आपके पास? फटाफट से बताइए सर एम्प्लॉयज़ कितने होंगे? देखिए सर, कैलसी पे आइए फटाफट से। 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.95 दैट इक्वल्स टू 857.375। क्या आप लोगों को लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर सेकेंड ईयर में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, 100% माइनस 5%, क्योंकि सर क्वेश्चन में क्या लिख दिया? ओवर द पीरियड, और कोई चेंज हो नहीं रहा, तो फॉर्मूला क्या होता है एम्प्लॉयज़ का? फॉर्मूला एम्प्लॉयज़ का सेम रहेगा। कितना आएगा? वही 857.375। तीसरे साल भी सेम आएगा, 100% माइनस 5% इंटू 3 इक्वल्स टू 857.375। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर ये चीज़? ये फर्स्ट एग्जांपल था जो कि सर आपको अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा। क्लियर क्या?
यस सर। अब एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे अभी हम यहाँ पे सर। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं हम अपन। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है सर? एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 5% है और ओवर द वेस्टिंग पीरियड है, ओवर द वेस्टिंग पीरियड है आपका, ओवर द वेस्टिंग पीरियड है, ओवर द वेस्टिंग पीरियड है, ओवर द वेस्टिंग पीरियड है। वेस्टिंग पीरियड आपका वही मैं मान लेता हूँ कितना है, 3 साल है। ऊपर भी अपन ने 3 साल ही लिया था क्या? यस सर। अब देखिए सर, यहाँ पे भी ओवर द पीरियड ही लिखा हुआ है, मतलब एंटायर वेस्टिंग पीरियड ही लिखा हुआ है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है सर? अपना फॉर्मूला 1 2 3, ईयर 1 2 3 में फॉर्मूला क्या होगा? एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस 5% मल्टीप्लाई बाय 3। क्या ये करेंगे क्या? आप मुझे बताइए, क्या आप ये करोगे क्या? क्या आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे क्या? आप मुझे ये बताइए सर, क्या आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे क्या? जिसने भी सर हाँ कहा है, जिसने भी सर हाँ कहा है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर आप एक बात बताइए, ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में फिर डिफरेंस क्या है? आप खुद बताओ, ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले नीचे वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है पर एनम वर्ड का। यहाँ पर एनम वर्ड था, इस कारण से वेस्टिंग पीरियड से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। जहाँ पर एनम वर्ड नहीं होगा वहाँ वेस्टिंग पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो अपन यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर कितना होगा? 1000। कितना आंसर आएगा सर हमारा? 1000। एक सेकेंड सर, तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा सर? 1000 मल्टीप्लाई बाय 95% कितना होता है? 950। सेकेंड ईयर में भी सर ओवर द पीरियड है, मतलब सेम ही रहेंगे। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस 5%। 1000 मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस 5%। क्या सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बताइए सर, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को अब इस क्वेश्चन में? नो सर। तो सर मैंने आपको पर परसेंटेज पर एनम गिवन हो तो क्या होगा, पर एनम गिवन ना हो तो क्या होगा। अब अपन थोड़ा सा और अच्छे एक एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आ सके। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं सर। 1000 एम्प्लॉयज़ थे, 5% पर एनम मैंने सोचा था कि आपका ओवर द पीरियड आपका क्या होगा? ओवर द वेस्टिंग पीरियड आपका जाके आएगा, मतलब 5% आपके ओवर द पीरियड आपके छोड़ देंगे। फोरफीचर रेट है, ठीक है। फिर उसके साथ क्या हुआ सर? आपके उसके साथ बोला कि वेस्टिंग पीरियड आपका 3 साल का है। यस सर। फिर क्या लिखा हुआ था सर? फिर लिखा हुआ था क्या बोलते हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में क्या हुआ? नहीं सर, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में क्या हुआ? थर्ड ईयर की नहीं सर, सेकेंड ईयर लिख लीजिए एक बार इसको आप। एक सेकेंड सर। इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ही कर लीजिए सर आप इसको एक बार। हाँ, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में उन्होंने क्या सोचा? जो एस्टिमेशन था उनका, एस्टिमेशन इज 7% पर एनम ओवर द वेस्टिंग पीरियड। अब मुझे बताइए आपके सर क्या एम्प्लॉयज़ होंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में? तो देखिए सर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा रहा हूँ मैं आपको, नंबर कैलकुलेट करना एम्प्लॉयज़ का। हर किसी के बस की बात नहीं होती सर ये। देखिए क्या लिखा हुआ है? ओवर द पीरियड। क्या लिखा हुआ है सर? एक सेकेंड सर। ओवर द वेस्टिंग पीरियड लिखा हुआ है। यस सर। तो मैंने आपको क्या बताया था सर? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? फॉर्मूला बताया था सर एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 1000 है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100% माइनस क्या करेंगे? एस्टिमेशन कितना है सर? 5% पर एनम माइनस 5% पर एनम मल्टीप्लाई बाय पर एनम है ना सर? यस, पर एनम है तो वेस्टिंग पीरियड से मल्टीप्लाई होगा। यस सर, वेस्टिंग पीरियड से मल्टीप्लाई होगा। बताइए कितना आता है?
बताइए सर कितना आता है। अभी अपन ने ऊपर किया था 857 के करीब आया था। यस सर 857375 के करीब आया था। यस सर सॉल्व हो जाएगा क्या। यस सर फिर क्या आगे क्या लिखा हुआ है देखिए सर, आगे क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, सर थर्ड ईयर का बिगिनिंग बोले तो सेकेंड ईयर का लास्ट। सर थर्ड ईयर का बिगिनिंग बोलेगा इसका मतलब सेकेंड ईयर के लास्ट में, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो मतलब सर अपन को सेकेंड ईयर के एंड में अपन ने एस्टिमेशन चेंज करा और कितना करा 7% पर एनम। लेकिन उधर भी क्या बोला अपन ने, ओवर द वेस्टिंग पीरियड। समझ में आई क्या बात। यस सर समझ में आ गया। क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, ओवर द वेस्टिंग पीरियड। तो मतलब हमारे को सर कोई मतलब नहीं है, ओवर द वेस्टिंग पीरियड है, फॉर्मूला 100% माइनस एस्टिमेशन 7% मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड कितना है 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, पर एनम वर्ड गिवन है, तो मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड से होगा ही नहीं होगा, होगा सर। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर, चीजें समझ में आ रही है क्या सर। यस सर तो फटाफट से 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.93 मल्टीप्लाई बाय 0.93, एक सेकेंड, 0.93 मल्टीप्लाई 0.93 कितना आता है सर 804.357। यस सर थर्ड ईयर में, सर थर्ड ईयर का तो कुछ खा ही नहीं, तो थर्ड ईयर में कुछ कहा नहीं तो अपन तो यही मानेंगे 7% 3, तो कर लीजिए वही आएगा, आएगा नहीं आएगा सर। समझ में आया या नहीं आया। क्यों आया, क्योंकि सर क्या लिखा हुआ है, ओवर द वेस्टिंग पीरियड। और ओवर द वेस्टिंग पीरियड का मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला लिखवाया। क्लियर क्या, आप इधर एक नोट लिख लीजिए, वेस्टिंग पीरियड कब आएगा, व्हेन पर एनम वर्ड, व्हेन पर एनम गिवन होगा, अदरवाइज वेस्टिंग पीरियड नहीं आएगा। क्लियर क्या, 3 एग्जाम्पल क्लियर हुए क्या सर आपके। यस अब मैं आपको एक एग्जाम्पल नंबर 4 लास्ट और दे देता हूं, ताकि सर आपका ये जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझ में आएगा। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज व्हेन देयर इज केस ऑफ ओवर द एंटायर द पीरियड, ओवर द वेस्टिंग पीरियड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर क्या। यस सर बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करते हैं। एम्प्लॉयज कितने थे, 1000 एम्प्लॉयज थे आपके। यस सर आपने एस्टिमेशन कितना लगाया था, 5% पर एनम ओवर द वेस्टिंग पीरियड, ओवर द वेस्टिंग पीरियड आपने ये लगाया। सोचा कि यार मैं हर साल 5% मेरे हर वेस्टिंग पीरियड में खत्म हो जाएंगे या चले जाएंगे। आपका वेस्टिंग पीरियड कितना है, आपका वेस्टिंग पीरियड है 3 ईयर्स। ठीक है, जनरली 3 ईयर्स का ही आपका वेस्टिंग पीरियड होता है सर एग्जाम में। आपका वेस्टिंग पीरियड कितना है सर, 3 ईयर्स है। ठीक है। यस आगे बोलिए। आपको एक्चुअल डिटेल्स गिवन है, क्या गिवन है, एक्चुअल में कितना डिटेल्स हुआ है, एक्चुअल में कितना गए। ये तो हमारा क्या है, ये एस्टिमेशन है, ये तो क्या है सर हमारा एस्टिमेशन है। क्या हमने एस्टिमेशन किया था कि हर साल 5% ओवर द वेस्टिंग पीरियड आपके छोड़ के चले जाएंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं सर, अपन को तो आपको सर एक्चुअल डिटेल्स का डेटा भी गिवन है ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में। ईयर 1 में कितना है सर 6% था, ईयर 2 में 7% था, ईयर 3 में 8% आपका क्या था सर एक्चुअल डिटेल्स था। क्या था सर आपका एक्चुअल डिटेल्स था। तो अब आप बताइए सर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, बताइए सर हर ईयर में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे आपके पास, बताइए सर हर साल आपके पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, बताइए सर। इधर कर देता हूं मैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ डाल देता हूं सर, ताकि आपको क्वेश्चन भी साथ के साथ दिखता रहेगा। बताइए ईयर 1 पे कितना होगा, ईयर 2 पे कितना होगा, ईयर 3 पे कितना होगा। सर क्या लिखा हुआ है, ओवर द पीरियड लिखा हुआ है। एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, ओवर द पीरियड। और जैसे ही सर ओवर द वेस्टिंग पीरियड आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, बात खत्म। क्या फॉर्मूला होता है सर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस एस्टिमेशन 5% पर एनम है क्या, हाँ सर है, तो मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड 3 साल। इधर भी 1000 मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस 5% वेस्टिंग पीरियड 3। इधर भी 1000 मल्टीप्लाई बाय 100% माइनस 5% वेस्टिंग पीरियड 3। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या आपको, समझ में आई क्या सर चीज। यस सर, मतलब सर एक्चुअल डिटेल्स से कोई मतलब नहीं होता। यस सर एग्जैक्टली आई एम सेइंग दैट कि एक्चुअल डिटेल्स विल बी इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज व्हेन देयर इज अ केस ऑफ ओवर द वेस्टिंग पीरियड। क्लियर क्या।
यस सर। तो 857375 जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया था अभी सेम। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। तो एक कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए इधर हैशटैग मार्क करके कि एक्चुअल रिटायर्स विल बी इग्नोर्ड। क्या कर दिया जाएगा इसको? आप क्या कर दोगे सर? इग्नोर कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि सर एक्चुअल रिटायर से हमारे को मतलब नहीं होता है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? ये बताइए सर, ये चारों एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखवाए कॉपी में, आई थिंक सर अब आपको क्लियर हो गया है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को। लॉजिक क्लियर? यस सर। सर अदर केसेस में क्या होगा? आइए सर अपन अदर केसेस की बात कर लेते हैं। क्लियर क्या? समझ में आ रही है क्या चीजें? यस सर। आइए सर अपन अदर केसेस की बात कर लेते हैं। अब अपन एक सेकंड सर, अदर केसेस की कि यार अब अदर केसेस में क्या होगा जहां पे आपको ओवर द वेस्टिंग पीरियड गिवन नहीं होगा लिखा हुआ, एंटायर द वेस्टिंग पीरियड लिखा हुआ गिवन नहीं होगा, ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड आपको गिवन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा बताइए सर? फिर क्या लिखा हुआ? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है या फिर ऐसा होगा तो फिर कैसे करेंगे? देखिए सर, फिर होगा सर आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। क्या बोला सर मैंने आपको? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इक्वल्स टू आपके एम्प्लॉयज माइनस एक्चुअल रिटायर्स, कि आपका एक्चुअल में कितनों का रिटायर्स हो चुका है, माइनस एक्सपेक्टेड टू लीव एट द एंड ऑफ ईयर। क्या बोला सर मैंने? फॉर्मूला क्या लिखवाया? मैंने सर फॉर्मूला लिखवाया आपको अदर केसेस में कि आपके पास कितने एम्प्लॉयज हैं उसमें से माइनस कर दीजिए जितने आपके एक्चुअल में रिटायर्स हो चुके हैं, फिर माइनस कर दीजिए जितना आपको लगता है कि यार ओवर, अब आपको लगता है कि यार ये तो और रिटायर्ड हो जाएंगे, उनको माइनस करके आप क्या बना दीजिए सर? प्रोविजन बना दीजिए। करे क्या सर? एक बार करे क्या? यस सर। देखिए सर 2 सेकेंड, 1 सेकेंड देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं सर मैं आपको यहां पे, एक एग्जांपल सर, 1 सेकेंड। हाँ ये देखिए सर, एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे मैं, आप लिखिए अपनी कॉपी में एक एग्जांपल। इस केस का सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा सर, क्योंकि जो केस आपको हार्ड लग सकता था वो मैंने केस आपको पहले ही कवर करवा दिया है। देखिए आपके पास 1000 एम्प्लॉयज हैं। यस सर। फिर उसमें क्या लिखा हुआ है? 5%। 1000 एम्प्लॉयज हैं। यस सर। आपको क्या लिखा हुआ है? ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, आपको एक्चुअल का डेटा और एक्सपेक्टेशंस। और आपकी क्या गिवन है सर? एक्सपेक्टेशंस गिवन है। ईयर आपके एक्चुअल का कितना था? 5 2 3%। एक्सपेक्टेशन आपकी थी सर 3%, 2%, 5%. Now we have to calculate the number of employees for the purpose of calculating the provision of employee expenditure. बताइए सर अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये अपना एग्जाम्पल है, ये चीज़ अभी अपन इस पे पढ़ रहे हैं सर। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। बताइए सर आप कैसे कैलकुलेट करोगे सर? अब इसको बताइए सर आप कैसे कैलकुलेट करोगे अब? हाँ तो सर अब बताइए, क्या आपको ओवर द पीरियड वेस्टिंग पीरियड कुछ ऐसा गिवन है क्या? नहीं है सर। तो बताइए, फॉर्मूला देखते चलें और आंसर लिखते चलेंगे सर। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल उतार लीजिए सर। ईयर 1 में एम्प्लॉयज कितने थे? 1000। एक्चुअल रिटायर्स कितना हुआ? 5%। कितना बच गया? 950 माइनस एक्सपेक्टेशन कितनी थी सर? एक्सपेक्टेड लीव 3%। बताइए सर कितना आता है? फटाफट से सर कैलकुलेट कीजिए कितना आता है? 950 माइनस 3% कितना आया सर? 92.50। लॉजिक क्लियर क्या? ईयर 2 एम्प्लॉयज कितने थे सर आपके? 1000। एक्चुअल रिटायर 5% पहले हो चुका फर्स्ट ईयर में, सेकेंड साल में 2% हो चुका, और एक्सपेक्टेड अब कितने हैं? 2। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात?
एक सेकेंड सर, कौन सा कैलकुलेट करने लगे ये सर? सेकेंड वाला कैलकुलेट करना है। -5%, -2%, -2%। बताइए कितना आया? 912.38। ईयर 3 आपका एम्प्लॉयज माइनस एक्चुअल कितना है? 5% फर्स्ट ईयर, 2% सेकेंड ईयर, 3rd% 3 ईयर, माइनस एक्सपेक्टेड अब कितना है? 5%। क्या लॉजिक क्लियर हो रहा है? क्या समझ में आ रही है क्या सर आपको चीज़ें? हाँ सर बताइए, समझ में आ रहा है क्या आपको? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? माइनस का 5%, माइनस का 2%, माइनस का 3%, माइनस का 5%। कितना आया? 857.97315। क्या सर आंसर समझ में आया क्या आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या सर चीज़ें आपको? यस सर। तो ये था सर आपका अदर केसेस। तो आपको सर आई थिंक अब आपको ये जो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था फॉर एग्जाम पर्पज़ के लिए, वो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका है। स्टार मार्क कर लीजिए सर इसको। अच्छी तरह क्लियर हो गया ना? यस सर, क्लियर हो गया। यस। अब सर अपन बात करते हैं और चीज़ों की। और चीज़ें बोले तो सर एक सेकंड, अभी तक सर अपन ने बात करी है जनरल टर्म्स की। जनरल टर्म्स दैट विल बी यूज्ड इन आवर 8 केसेस। अपने जो 8 केसेस मैंने आपको अभी बताए थे क्लास चालू होने से पहले कि अपन ये 8 केसेस इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो 8 की 8 केसेस में जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस यूज होगी, अभी हमने उनको पढ़ा, उनको समझा। अब अपन बात करेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक की, जिसका नाम है शेयर ऑप्शन। क्या नाम है सर उसका? शेयर ऑप्शन। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। लेकिन सर ध्यान रखना, जो ये बेसिक जो भी मैंने आपको बताया, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने नहीं समझा होगा तो गारंटेड आपको एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। आइए शेयर ऑप्शन पे बात करते हैं सर। अब अपना किसकी बात करते हैं सर? शेयर ऑप्शन की। कॉन्सेप्ट नंबर 1, शेयर ऑप्शन। क्या होता है सर ये शेयर ऑप्शन स्कीम? सर शेयर ऑप्शन स्कीम में क्या होता है कि आप क्या करते हो सर, बेसिकली आप क्या करते हो, आप अपने एम्प्लॉयज को क्या देते हो? शेयर्स देते हो। क्या देते हो? शेयर्स देते हो। समझ में आई बात? यस सर। इसमें मैंने आपको पहला जो केस लिखवाऊंगा, मैं आपको केस ए वो लिखवाऊंगा, व्हेन नो वेस्टिंग पीरियड इज गिवन। आपको कोई वेस्टिंग पीरियड ही गिवन नहीं है, मतलब आपको 1 साल के अंदर अंदर ही। क्या बोला सर मैंने आपको? मैंने बोला जैसे टाटा कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया कि आप अपने शेयर्स को खरीद लीजिए हमारे से। कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इतने साल काम करना पड़ेगा, या फिर आपको ये करना पड़ेगा, या फिर आपको ये करना पड़ेगा। ऐसी कोई कंडीशन हमने इम्पोज्ड नहीं की है अपॉन अवर एम्प्लॉयज़। ऐसा अपन ने कोई कंडीशन इम्पोज नहीं की है। तो सर हम उसे कहते हैं नो वेस्टिंग पीरियड इज गिवन। तो उस केस में सर आपको कैसे ट्रीटमेंट करना है वो देखिए सर। आपको सर उस केस में आप जो फर्स्ट एंट्री पास करोगे अपनी बुक्स में, वो एंट्री पास करोगे सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जो आप सेकेंड एंट्री पास करोगे सर, वो आप पास करोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट। समझाऊंगा सर अभी इस एंट्रियों को मैं, आप जस्ट वेट। बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर क्या? यस सर। अब अपन इन एंट्रियों को समझते हैं सर। देखिए, अगर आप क्या कर रहे हो सर, अगर आप वेस्टिंग पीरियड आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं सर मैं इस चीज़ को समझाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए सर, मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, मार्केट वैल्यू है उसकी 100 रुपये। मैं एम्प्लॉयज़ को उनकी एक्सरसाइज प्राइस बताया था ना, एक्सरसाइज प्राइस का मतलब उनकी एक्सरसाइज प्राइस है 70 रुपया। सर एक बात बताइए, मुझे कितने रुपए का नुकसान है कंपनी को? कंपनी को 30 रुपये का नुकसान है हर पर शेयर पे 30 रुपये का नुकसान है। कंपनी 1000 शेयर ऐसे दे देती है, तो कंपनी को टोटल नुकसान कितना हो गया? 30,000 का कंपनी को टोटल नुकसान हो गया।
तो कंपनी को जो नुकसान होगा वो कंपनी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से डेबिट करेगी, और उसके लिए वो एक अपना रिजर्व बनाएगी जिस रिजर्व का नाम होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्या नाम होगा सर? एम्प्लॉय, एक सेकेंड सर, इधर नहीं लिखता सर ताकि फिर वो इधर लिख देता हूँ सर मैं इसको इधर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस। अब क्या हुआ सर, ये 1000 शेयर्स में से 900 शेयर्स ने, क्या बोला सर, 1000 शेयर्स में से 900 शेयर्स ने हमारे को पैसा दिया। क्या बोला सर? 1000 शेयर्स में से 900 शेयर्स ने क्या करा? ऑप्शन एक्सेप्ट करा। कितने शेयर्स ने एक्सेप्ट करा? 900। 1000 थे, 1000 में से हमने कितने दिए? 900। तो सर हर एक शेयर पे कितने रुपए का खर्चा था? 30 रुपए का था। यस सर, मल्टीप्लाई बाय 30, टोटल खर्चा कितने का हो गया? 27,000 का। समझ में आई क्या बात? यस सर, वापस समझ लीजिए, हर एक शेयर पे कितने का खर्चा था? 30 रुपए का। हमने कितने शेयर्स दिए थे? 1000 शेयर्स, लेकिन एम्प्लॉयज ने कितने एक्सेप्ट करे थे? 900। तो खर्चा कितने का होगा सर? 27,000 का ही तो होगा जितने उन्होंने एक्सेप्ट करे हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो ये जो 27 है वो आपका इधर डेबिट होगा, मतलब इधर जो आप एक नोट लिख लीजिए कि ऑलवेज एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्टेड ऑप्शंस होंगे विल बी यूज किया जाएगा। समझ में आई क्या बात? ये आप सर, ये आप अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में ये बात लिख लीजिए। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और भी लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई बात? समझ में आ गया? यस सर। तो पहली एंट्री का अमाउंट भी आपको समझ में आ गया था आई थिंक कि कैसे हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। यस सर। सेकंड सर, ये जो बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे वो करोगे आपके कितने एक्सेप्टेड शेयर्स हैं? यस, मल्टीप्लाई बाय कितना आपको हर एक शेयर पे पैसा मिलेगा, मतलब एक्सरसाइज प्राइस मिलेगी। इक्विटी शेयर्स कैपिटल में सर जो भी आपके एक्सेप्टेड शेयर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करोगे फेस वैल्यू से, और आपका जो सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट होगा वो आपके जो भी एक्सेप्टेड शेयर्स होंगे उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे सर? उसको मल्टीप्लाई करोगे सर आप मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, या फिर मैंने क्या बोला, या फिर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप एक्सेप्टेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू। समझ में आई क्या बात? यस सर। और सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा सर? आपका बैलेंसिंग फिगर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बताइए सर। अपन सर अब इसके 2 एग्जाम्पल करेंगे, आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले आप ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिखते चलिए। सर पहली वाली एंट्री का भी अमाउंट का फॉर्मूला लिखवा दीजिए। ये लीजिए, एक्सेप्टेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू, या एक्सेप्टेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, जिसे अपन इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं सर? हम इसे इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। बताइए सर, इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्लियर, आपके फेयर वैल्यू भी क्लियर, क्या ये केस ए आपका क्लियर हो गया है क्या? सर इसके अपन एग्जांपल कर ले क्या अब आईसीआई की बुक से, जो आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल में गिवन है? यस सर, कर लीजिए। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 1 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, या 1 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। एज द केस में भी अपन देख लेंगे वहाँ पे, और फिर अपन आज इस कॉन्सेप्ट को तो ख़त्म करेंगे विथ क्वेश्चंस। आइए सर करते हैं सर हमारा टॉपिक चालू। ये सारी चीज़ें सर अभी अपनी बची हुई है, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें समझा रहे हैं। आइए सर हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़िए। कंपनी हैज इट शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू द शेयर ऑफ 10 रुपी ईच। हर फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। ऑन 1 अप्रैल 2001 को 10,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, क्या बोला सर मैंने? 10,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट 40 रुपी
वैन जबकि मार्केट प्राइस कितनी है 130, तो मुझे कोई बताएगा एक्सरसाइज प्राइस कितनी है सर इस क्वेश्चन में 40 रुपी, मार्केट प्राइस कितनी है आपकी 130 रुपी, तो बताइए सर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी 90 रुपी। समझ में आया ना? अभी तो बताया सर मैंने क्वेश्चन में, अभी तो सर मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। ये देखिए सर, ये देखिए सर, मैंने अभी आपको बताया अभी कि इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। आगे, द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट यूजिंग एन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इज 90 रुपी पर ऑप्शन। जब अपन को फेयर वैल्यू ही दे दी, जब अपन को क्वेश्चन में सर अगर फेयर वैल्यू ही दे दी तो फिर तो अपनी बात करना ही खत्म हो गया। अपन को फेयर वैल्यू से ही मतलब होता है। मतलब सर अपन जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी लिखवा देता हूँ सर, जस्ट ए सेकेंड, एक सेकेंड लिखिए सर। आइए मैं इधर लिख देता हूँ सर आपको। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी, वो विल बी गिवन दी जाएगी, किसको दी जाएगी, विल बी गिवन टू फेयर वैल्यू। किसको दी जाएगी सर? फेयर वैल्यू, देन इंट्रिंसिक वैल्यू, देन इंट्रिंसिक वैल्यू को। लॉजिक क्लियर हुआ? समझ में आई क्या चीज़? यस सर। आगे, ऑप्शन आपको कब कब एक्सरसाइज करना है? बिटवीन 15 मार्च से 31 मार्च 2002 के बीच में। क्या सर कोई वेस्टिंग पीरियड गिवन है क्या आपको कि 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 1 साल से ज़्यादा का वेस्टिंग पीरियड है, ऐसा कुछ गिवन है क्या? नो सर, ये तो जिस साल आप दे रहे हो उसी साल आप खत्म कर रहे हो, जिस साल आप दे रहे हो उसी साल आप खत्म कर रहे हो। सर ये वेस्टिंग पीरियड थोड़ा होता है, वेस्टिंग पीरियड जनरली 1 साल से ज़्यादा का होता है। जो वेस्टिंग पीरियड होता है वो जनरली आपका 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो सर इसमें वेस्टिंग पीरियड तो है ही नहीं, ये वेस्टिंग पीरियड तो है ही नहीं, क्योंकि जिस साल आप दे रहे हो उसी साल आप वापस ले रहे हो, तो सर ये वेस्टिंग पीरियड नहीं है। क्लियर? यस सर। एम्प्लॉय ने कितने ऑप्शन एक्सरसाइज करे सर? 9500, 9500 शेयर्स ही एम्प्लॉयज ने क्या करे एक्सरसाइज करे, और रिमेनिंग जो ऑप्शंस थे वो लैप्स हो चुके। कंपनी बुक करती है 31 मार्च एवरी ईयर, खर्चा आप बताइए जनरल एंट्रीज। तो सर मैंने आपको क्या जनरल एंट्रीज बताई सर? सबसे पहले क्या जनरल एंट्री करोगे आप? सबसे पहले क्या जनरल एंट्री करोगे सर आप? फर्स्ट जनरल एंट्री क्या करोगे सर? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यस सर, क्या यही एंट्री बताई मैंने आपको? हाँ सर, फर्स्ट एंट्री आपने हमारे को यही बताई थी। यस सर। और फॉर्मूला क्या लिखवाया था सर मैंने इसका आपको? देखिए सर, फॉर्मूले से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एंड टू एंड। अभी एक्सपेक्टेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू, ठीक है। तो सर आपके एक्सेप्टेड शेयर्स कितने हैं? 9500 है, मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू कितनी है सर आपकी? सर फेयर वैल्यू है 90 रुपी। कितनी है सर? 90 रुपी। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। सेकेंड एंट्री मैंने आपको क्या बताई सर? बैंक अकाउंट डेबिट, आपका ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल टू आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या यही एंट्री बताई क्या मैंने? देखिए सर, क्या सेकेंड एंट्री मैंने यही बताई थी क्या? हाँ सर, आपने सेकेंड एंट्री यही बताई थी। क्लियर क्या? हाँ सर, यही बताई थी। क्लियर? यस सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा सर? देखिए सर, क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? एक्सेप्टेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस। यस सर। एक्सेप्टेड शेयर्स कितने हैं? 9500। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है सर? 40 रुपी। सर इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए क्या बताया था मैंने? एक्सेप्टेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। देख लीजिए सर, एक्सेप्टेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, यही करा। यस। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के लिए क्या बताया था? एक्सेप्टेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, या फिर मैंने क्या बोला था? एक्सेप्टेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू। और हमेशा फेयर वैल्यू को तवज्जो देनी है पहले अपन को। यस सर। फेयर वैल्यू कितनी है आपके पास? 90। कितनी है सर? 90। क्लियर क्या? यस सर। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है सर आपका? बैलेंसिंग फिगर। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है सर आपका? बैलेंसिंग फिगर। वो कितना होगा? 9500 मल्टीप्लाई बाय 120। क्या आप देख लीजिए सर, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? ये देखिए सर, 95 मल्टीप्लाई बाय 40, 95 मल्टीप्लाई बाय 90, 95 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये 95 मल्टीप्लाई बाय 120। इसका मतलब 120 होता है। यस सर। ये देखिए अपन ने ऊपर भी 120 लिखा है। यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें एक साथ में ट्रांसफर कर दिया। यस सर। तो वही अपन ने स्टार्टिंग में करी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर को अपन किससे राइट ऑफ कर देंगे? पीएनएल से राइट ऑफ कर देंगे। बताइए क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया क्या? क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर? आपको समझ में आया क्या सर? आपको ये चीज़ समझ में आई क्या बात? यस सर।
क्लियर क्या? यस। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 ख़त्म क्या? यस सर। तो सर मैं अब आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं करना अभी आपको। सर ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ सर, आप इजीली इसको होमवर्क में कर सकते हो। देखिए सर मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। कितने ऑप्शन है? 20,000 ऑप्शन है। मार्केट प्राइस कितनी है? 120। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 50। फेयर वैल्यू कितनी दे रखी है? 70। तो अपन को 70 को ही कंसिडर करना है। ऑप्शन कब कब एक्सरसाइज किया जाएगा? 10 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 2002 तक, मतलब उसी साल। 1 साल से ज़्यादा का वेस्टिंग पीरियड नहीं है, तो मतलब वेस्टिंग पीरियड वाला कंडीशन नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। कितने ने एक्सेप्ट करा है? 16,000 से, तो अपन को इससे ही मतलब होगा। क्लियर क्या? समझ में आई क्या बात? ये एंट्री अपन पास कर देंगे क्या दोनों की दोनों? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 अभी नहीं करना आपको सर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी नहीं करना अभी आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी नहीं करना सर अभी। ये आने वाले टॉपिक हैं सर जो अभी अपन समझेंगे। 7 नहीं करना। आइए सर क्वेश्चन आंसर पर। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 2 मत करना सर अभी। क्वेश्चन नंबर 1 ही करना सर, क्वेश्चन नंबर 2 मत करना। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी सर आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है सर। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा देता हूँ सर यहाँ पे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 अभी अपन CW में करेंगे, और इसी के साथ जो अपना सर ये वाला जो टॉपिक है, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सर होमवर्क है। अब आप खुद देखिए सर इस कॉन्सेप्ट पे अपने कितने सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। क्लियर क्या? यस सर। आइए सर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 LDR मार्क कर लीजिएगा सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है सर ये। पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2001 कंपनी ऑफर करती है 100 शेयर्स। कितने शेयर्स? 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉयज़ को। तो कहने का मतलब कितने ऑप्शन हो गए सर? 500 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इक्वल्स टू 50,000। यस सर, 50,000 ऑप्शन आपने एम्प्लॉयज़ को दिए एट कितने रुपए में सर? 50 रुपये पर शेयर। तो सर ये 50 रुपये पर शेयर क्या होगा आपका? एक्सरसाइज प्राइस होगा। एम्प्लॉयज़ को कितने साल दिया जाता है? 1 साल दिया जाता है सर। 1 साल दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या वेस्टिंग पीरियड है क्या? नहीं है सर। हमेशा वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? 1 साल से ज़्यादा का होता है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे, द शेयर्स issued under plan shall be subject to the lock-in transfer for 3 years from grant date. The market price of share on the company on grant date कितनी है? 60 रुपये है। देखिए सर, ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स issued under plan is estimated at 56 रुपये पर शेयर। फेयर वैल्यू पर ऑप्शन आपको कितना दे रखा है सर? 6 रुपये दे रखा है। अब एक बात बताइए सर, जब मैंने आपको कहा कि अगर आपको कोई फेयर वैल्यू पर ऑप्शन ही दे दे क्वेश्चन में, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है क्या? हाँ सर, जब आपको फेयर वैल्यू पर ऑप्शन दे देता है कोई, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना? यस सर। तो फेयर वैल्यू पर ऑप्शन कितना रुपया हमारे पास? 6 रुपया। तो समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं आ रही सर? अभी रुक जाइए सर, मैं आपको लिंक करवाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। पहली एंट्री क्या करते हैं सर अपन? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। यस सर। एक्सेप्टेड कितनों ने एक्सेप्ट करा है? 400 एम्प्लॉयज़ ने एक्सेप्ट करा है। एम्प्लॉयज़ ने एक्सेप्ट करा है। हर एक एम्प्लॉय को कितने शेयर दिए गए थे? 100। मतलब मैं कह सकता हूँ 40,000 ने एक्सेप्ट करा है। मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस कितनी है सर? 50 रुपये एक्सरसाइज प्राइस है। 50 रुपये एक्सरसाइज प्राइस है, ठीक है। लेकिन अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फेयर वैल्यू से। देखिए ना सर, आपको ऊपर लिखा हुआ है सर, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखवा दिया आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी में। एक्सेप्टेड शेयर मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू किसकी सर? ऑप्शन की। ऑब्वियस है, ऑप्शन की फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको। क्लियर? लिख लीजिए सर, आप इसको भी हाईलाइट और कर लीजिए, कहीं सर आप गलती से शेयर की फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आ जाओ। क्लियर क्या? यस सर। इधर भी सर ऑप्शन लिख लीजिए आप, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्लियर क्या? यस सर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है हमारे पास? सर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 6 रुपया। मल्टीप्लाई बाय 6। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। द सेकेंड एंट्री बैंक ईसॉप्स टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर बैंक से एंट्री क्या करते हैं? एक्सेप्टेड कितने हैं? 40,000 एक्सेप्टेड शेयर है। मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस कितनी मिल रहे हैं सर? हमारे को हर शेयर पे 50 रुपये मिल रहा है। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? देखिए सर,
समझ में आ रहा है क्या? यस सर। फिर एक्सेप्टेड शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है फेस वैल्यू से। यस सर। देखिए सर, आपके एक्सेप्टेड शेयर 40,000 है, आपकी फेस वैल्यू कितनी है सर? इनकी फेस वैल्यू ये रही सर, 10 रुपये फेस वैल्यू है, या आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में एक्सेप्टेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू, ये रही ना सर लिखा हुआ। इसको तो अपन तवज्जो नहीं देंगे, अगर जब अपने पास फेयर वैल्यू गिवन है तो अपन फेयर वैल्यू को तवज्जो देते हैं, मतलब प्रायोरिटी देते हैं। तो फेयर वैल्यू कितनी है? 6 रुपये इंटू 6, और ये आपके पास क्या आ जाएगा सर? ये क्या आ जाएगा सर आपके पास? ये आ जाएगा सर आपके पास बैलेंसिंग फिगर। कितना? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 46। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? देखिए सर, समझ में आया क्या आपको? समझ में आई क्या बात आपको? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, लॉजिक क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अगर अपन को फेयर वैल्यू गिवन है तो अपन वही लेंगे। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आ गई क्या बात? यस सर। मान लीजिए सर इस क्वेश्चन में, मान लीजिए लेट सपोज मान लीजिए सर इस क्वेश्चन में कि अगर आपको ये जो लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है फेयर वैल्यू वाली, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, तो फिर आप क्या यूज़ करते सर? इंट्रिंसिक वैल्यू यूज़ करते। आप क्या यूज़ करते सर? इंट्रिंसिक वैल्यू यूज़ करते। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है। अब सर एक्सरसाइज प्राइस तो 50 है, लेकिन सर मार्केट प्राइस देखिए इस क्वेश्चन में सबसे खास बात इस क्वेश्चन की, एक तो 60 रुपये भी है और एक 56 रुपये भी है। तो आप बताइए आप कौन सी यूज़ करते? तो सर ध्यान रखना, अपन कौन सी यूज़ करेंगे? अपन यूज़ करेंगे सर ये 56 वाली। समझ में आया क्या? क्योंकि सर ध्यान रखना, जब भी अपन रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं लॉक इन ट्रांसफ़र की, तो हम आफ्टर द रेस्ट्रिक्शन वाली फेयर वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। हम आफ्टर रेस्ट्रिक्शन वाली फेयर वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। मैं इस चीज़ को आपको सर कॉन्सेप्ट कॉपी में भी लिखवा देता हूँ, या सिर्फ फिर आप इसको इस क्वेश्चन के ऊपर भी लिख लीजिए। समझ में आई क्या बात? यस सर, लिख लीजिए सर इसको। while calculating intrinsic वैल्यू निकालनी है, तो मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अब इधर जो मार्केट प्राइस होगी वो कौन सी होगी? ऑन आफ्टर लॉक इन ट्रांसफर वाली। समझ में आई क्या बात? यस सर। जो आपके आफ्टर ट्रांसफर वाली होगी, लॉक इन ट्रांसफर वाली से इफेक्ट जो प्राइस होगी, वो ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे मार्केट प्राइस को कंसिडर करेंगे। समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर इसी के साथ आज अपन ने अपनी क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, एक बार फटाफट से बताइए सर। उस चार्ट के अकॉर्डिंग, जो चार्ट आज अपन ने सुबह बनाया था सर, आज अपन ने अपनी क्लास में बेसिक खत्म करा, और आज अपन ने ये जो 6th टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा 6th वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सर अपन फटाफट से इसके अंदर अब रेड कलर से रेड कर देते हैं अपन इसको। जो जो टॉपिक हो चुके होंगे अपन उनको रेड करते चलेंगे। इसका अपन ने होमवर्क भी दे दिया है। लॉजिक क्लियर क्या? समझ में आई क्या चीज़? यस सर। तो सर आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे वेस्टिंग पीरियड की। क्लियर? यस सर। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सर यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे क्लासेस की। ठीक है सर, बाय बाय, टाटा।